नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है ये। यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी आया है भारत। क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। कल एक बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने मुंबई वो जाने वाले हैं। क्राउन प्रिंस के दौरे के बीच भारत और अबू धाबी के बीच में 5 समझौते हुए हैं और अधिकांश समझौते परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर किए गए हैं। उनकी मुलाकात की 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की तस्वीर, तो दूसरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ की ये तस्वीर। देखिए, ग्रैंड वेलकम उनका किया गया और उनका ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा खास भी समझा जा रहा है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। हैदराबाद हाउस में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी अच्छी और काफी देर तक मुलाकात हुई। क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ में भारत आया है। क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और कल एक बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने मुंबई जाने का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। क्राउन प्रिंस के दौरे के बीच भारत और अबू धाबी के बीच में 5 समझौते हुए हैं और अधिकांश समझौते परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर किए गए हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस महीने के अंत में अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन होगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो बाइडेन के गृह नगर विल्मिंगटन में हो सकता है इस सम्मेलन। हालांकि देखिए, शिखर सम्मेलन की तिथि और स्थल को लेकर कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। भारत द्वारा अगले साल क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। इसी महीने के अंत में अमेरिका में इस क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा जो बाइडेन के गृह नगर यानी कि विल्मिंगटन, डेलावेयर में ये सम्मेलन हो सकता है। हालांकि शिखर सम्मेलन की तिथि और स्थल यानी कि डेट और कहां पर ये शिखर सम्मेलन होगा, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन भारत द्वारा अगले साल क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। और देखिए, जल्द भारत दौरे पर आएंगे जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साल के अंत तक भारत आ सकते हैं। यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर ने ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जेलेंस्की को निमंत्रण दिया गया था, यानी कि इनविटेशन दिया गया था। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है कि कब तक जेलेंस्की भारत आएंगे। राजदूत ने यह जरूर कह दिया है कि यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक कदम आगे बढ़ने का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत का दौरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इसी यूक्रेन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने का इनविटेशन दिया था, भारत आने का न्योता दिया था, जिसको उनके द्वारा स्वीकार किया गया। और इसलिए माना जा रहा है कि बहुत जल्द भारत के दौरे पर जेलेंस्की आ सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साल के अंत तक भारत आ सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब यूक्रेन के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने उनको इनविटेशन दिया था, निमंत्रण दिया था। हालांकि वो तारीख क्या कुछ रहने वाली है, यानी कि वो कब तक, किस तारीख को यहां पर आएंगे, इसको लेकर अभी जानकारी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जेलेंस्की भारत जरूर आ सकते हैं, क्योंकि उनके राजदूत ने कहा है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक कदम आगे बढ़ाने का प्रतीक होगा। यानी कि अगर जेलेंस्की भारत आते हैं, जो कि पूरी उम्मीद जताई जा रही है, तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ता है और भी ज्यादा मजबूत होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत का दौरा करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। उनके राजदूत के द्वारा ये जानकारी भी दी गई है और इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही वो भारत आ सकते हैं। 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और तब भी दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। और अब हम आपको बताएंगे पीकेसी ईआरसीपी से जुड़ी खबर।
रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नोनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के टोंक के 75 गांव में 10 सितंबर तक पूरी हो जाएगी जनसुनवाई और जनसुनवाई के बाद में तैयार होगी सामाजिक समाघात रिपोर्ट। सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ये रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट के 6 महीने के अंदर अंदर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। टोंक के 75 गांव के करीब 1500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण इसके तहत होना है। मेज पंप हाउस से गलवा बांध तक फीडर निर्माण होगा। गलवा बांध से ईसरदा बांध तक फीडर निर्माण होना है। गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण होगा और इसीलिए जो रिपोर्ट है वो जल्द ही तैयार हो सकती है। रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नोनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना से जुड़ी एक खबर है, जहां टोंक के 75 गांव के अंदर 10 सितंबर तक जो जनसुनवाई है पूरी हो जाएगी। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जनसुनवाई के बाद में ही सामाजिक समाघात रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ये रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट के 6 महीने के भीतर ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें टोंक के 75 गांव की करीब 1500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण इसके तहत होगा। मेज पंप हाउस से गलवा बांध तक फीडर निर्माण होना है। गलवा बांध से ईसरदा बांध तक फीडर निर्माण होगा। इसके अलावा गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक भी फीडर निर्माण इसके तहत किया जाएगा। और अब हम आपको बताएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकती है। ये चर्चाएं बहुत ज्यादा थी, पर अब इन चर्चाओं पर विराम लग चुका है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची यानी कि पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ ही कांग्रेस और आप के गठबंधन की खबरों पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है और अब हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों पर 11 जगहों पर आप ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी ऐलान किया कि हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही मिलकर साथ में चुनाव लड़े, यानी कि गठबंधन दोनों के बीच में संभव माना जा रहा था। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा बयानबाजी भी कर दी गई थी कि हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी खुद ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो भी उम्मीदवार वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हमारी तरफ से उतारे जाएं और इस चीज को लेकर राहुल गांधी ने खुद इस पर ध्यान दिया। और जब उनके द्वारा ये भी कहा गया कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा कि अगर हमारे कंटेंडर स्ट्रॉन्ग है तो हमें आम आदमी पार्टी की जरूरत क्या है, और इसी के साथ ही क्योंकि कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लग चुका है, क्योंकि आज कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची पहली लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस और आपके गठबंधन की खबरों पर यहीं पर विराम लग चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में कांग्रेस और आप अब साथ साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों पर 11 जगहों पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष यानी कि सुशील गुप्ता ने भी ऐलान कर दिया और कहा कि हरियाणा में सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। वंदे भारत पर पत्थरबाजी से रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वंदे भारत ट्रेन यात्रियों की सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा ट्रेन बनी हुई है। देश में फिलहाल 102 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। 100 रूटों पर ये ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन आए दिन ट्रेन पर पत्थरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में रेलवे कई रूट्स पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां पर एक बार से अधिक घटनाएं हुई है। रेलवे ने वर्ष 2019 में वर्ष 2023 तक के आंकड़े जारी किए और केवल पत्थरबाजी की वजह से रेलवे को करीब 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था ये वंदे भारत एक्सप्रेस, ये विजन साकार हुआ और सक्सेस होता हुआ नजर आया। सफलता इस देखने को मिल रही है क्योंकि लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, टिकट बुकिंग भी काफी अच्छी खासी हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वंदे भारत पर सबसे ज्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं भी हो रही है और यही वजह है कि इन पत्थरबाजी की घटनाओं से रेलवे को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वंदे भारत ट्रेन फिलहाल यात्रियों की सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा ट्रेन बनी हुई है।
देश में 102 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है और 100 रूटों पर दौड़ रही है, लेकिन आए दिन हर रोज इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही है। पत्थरबाजी से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में रेलवे कई रूट्स पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए, यानी कि पता लगाने की कोशिश की गई कि सबसे ज्यादा जो पत्थरबाजी की घटनाएं कहां पर होती है। जहां पर एक बार से ज्यादा घटनाएं हुई है उस जगह को भी स्पॉट किया गया और उसके बाद में एक आंकड़ा जारी किया गया, यानी कि रेलवे ने वर्ष 2019 से लेकर 2023 का एक आंकड़ा जारी किया। और हैरत की बात यह है कि केवल पत्थरबाजी की वजह से रेलवे को पूरे 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कुछ बड़ा स्टेप उठाया जाए और इस पर अंकुश लगाया जाए। नक्सलवादियों का होगा खात्मा, छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे 4000 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान। बस्तर के सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में तैनात होंगे जवान। 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त करने की रणनीति का यह हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों रायगढ़ में कहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है और इसे खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। केंद्र नक्सलवाद का खात्मा करने को पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नक्सलवादियों का अब जल्द ही खात्मा होगा। छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे पूरे 4000 से भी ज्यादा सीआरपीएफ जवान। बस्तर के सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में ये जवान तैनात होंगे। 31 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी। ये रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। ये टारगेट रखा गया है कि 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों रायगढ़ में यह भी कह दिया था कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है और इसे खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र नक्सलवाद का खात्मा करने को पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जयपुर हेरिटेज निगम को मिलेगा नया महापौर। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने संकेत दे दिए हैं। एसीबी के न्यायालय के चालान पेश करने के बाद ही मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया जाएगा। ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है महापौर का पद और इसी वर्ग से किसी भी पार्षद को महापौर की जिम्मेदारी मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अस्थायी कार्यभार के तौर पर दी जाएगी जिम्मेदारी और 60 दिवस के लिए होगा महापौर का कार्यकाल। किसी भी दल की ओबीसी महिला पार्षद को महापौर बनाया जा सकता है और जल्द ही जयपुर हेरिटेज को इसी के साथ एक नया महापौर मिल जाएगा। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने संकेत दे दिए हैं इस बात के कि एसीबी के न्यायालय में चालान पेश करने के बाद ही मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया जाएगा। ओबीसी महिला के लिए महापौर का पद आरक्षित है और इसी वर्ग से किसी भी पार्षद को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अस्थायी कार्यभार के तौर पर ये जिम्मेदारी पहले दी जाएगी और 60 दिवस के लिए महापौर का कार्यकाल रहने वाला है और किसी भी दल की ओबीसी महिला पार्षद को महापौर बनाया जा सकता है। नए कानूनी पचड़े में फंसी है आईसीबी 814 द कंधार हाईजैक। अब न्यूज एजेंसी एएनआई पहुंची है वेब सीरीज निर्माताओं के खिलाफ कोर्ट में कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज के निर्माताओं पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में उसके फुटेज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके लिए एजेंसी से किसी से अनुमति नहीं ली गई। समाचार एजेंसी की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय टीम का जलवा देखने को मिला। भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुका है भारत और भारत के लिए सुखजीत ने दागे हैं 2 गोल। भारत ने पहले मैच में मेजबान देश चीन को हराया था। 11 सितंबर को भारत का मलेशिया के साथ में मुकाबला होने वाला है। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत टीम का जलवा देखने को मिला, जहां भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुका है भारत और भारत के लिए सुखजीत ने 2 गोल भी दागे हैं। भारत ने पहले मैच में मेजबान देश चीन को हराया था और 11 सितंबर को भारत का मलेशिया के साथ मुकाबला होगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जोधपुर में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति और पहली बार एक साथ आए हैं जल थल वायुसेना के वाइस चीफ तेजस की परखी ताकत। 15 मिनट उड़ाया फाइटर प्लेन। 12 सितंबर को 8 देशों के एयर चीफ आएंगे जोधपुर और देश की 3 सेनाओं को जल थल वायु के वाइस चीफ ने तेजस में उड़ान भरी। तेजस की खूबियां परखी और साथ ही इसे चलाने की बारीकियों को भी समझा गया।
तीन वाइस चीफ ने करीब 15 से 20 मिनट तक तेजस में उड़ान भरी है और वाकई में ऐतिहासिक वो मोमेंट रहा जब जोधपुर में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति क्योंकि जारी है और पहली बार एक साथ आए हैं जल थल वायुसेना के वाइस चीफ और साथ ही में तेजस की परखी है ताकत। 15 मिनट फाइटर प्लेन उड़ाया गया। 12 सितंबर को 8 देशों के एयर चीफ जोधपुर आने वाले हैं और देश की तीनों सेनाओं यानी कि जल थल वायु के वाइस चीफ ने तेजस में उड़ान भरी, तेजस की खूबियों को परखा और साथ ही उनको चलाने की बारीकियों को भी समझने का प्रयास किया गया। तीन वाइस चीफ ने करीब 15 से 20 मिनट तक तेजस में उड़ान भरी और भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ ही बंद हो गया है। एफएमसीजी बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी से बाजार में रौनक लौट आई है। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद हरे निशान पर बंद हुआ है बाजार। सेंसेक्स 375.6 अंकों की बढ़त के साथ में और अंकों पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 84.25 अंकों की तेजी के साथ में भारतीय रुपया 83.95 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ। लीजेंड मछली का आबाद होता खानदान मछली की दूसरी प्रजाति ने भी दिया है 3 शावक को जन्म। पहले T124 रिद्धि और अब T125 सिद्धि ने 3 शावकों को जन्म दिया। T16 मछली की बेटी है, T19 कृष्णा और कृष्णा की बेटी है T84 एरोहेड और एरोहेड की बेटी है T124 रिद्धि और 125 सिद्धि। एरोहेड जोन 2 रिद्धि जोन 3 में है और सिद्धि जोन 5 के टेरिटरी में है। सिद्धि बदलाव तालाब के रानी देश क्षेत्र में 7 सितंबर को 3 शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई। एफडी अनूप कियार और डीसीएफ रामानंद भाकर ने मॉनिटरिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। शाम को दिखाई देने से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों में खासा उत्साह भी नजर आया। 1 अक्टूबर को पार्क खुलने से पहले सिद्धि और शावकों की तस्वीर सामने आने से रणथंभौर की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है। वन मंत्री संजय शर्मा और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने खुशी जताई है।